ही जजमेंट को ढंग से पढ़ा सकते हो, इसलिए शुरू करना बेटर है। तो कल हम लोगों ने एक केस देखा था बी.आर. कपूर का, और आई थिंक नाउ द थिंग्स आर क्लियर एज वेल एज यू मस्ट बी कन्विंस्ड विद द जजमेंट ऑफ जयललिता। और जयललिता जिनको प्यार से अम्मा भी कहते थे, और इस अम्मा के पीछे भी एक बड़ा बढ़िया है, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज ध्यान नहीं दी होगी, मैं इसको डिस्कस में बताती हूँ आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने एक चीज देखी होगी कि किसी भी भाषा या किसी भी रिलीजन में एक फोनेटिकल सिमिलैरिटी है, अम्मा, अम्मी, माँ, मॉम, मदर। तो ये जो इसके पीछे भी ना एक बड़ा एक विज्ञान काम करता है। अगर आप किसी छोटे से बच्चे को रोते हुए देखो, या आप जब आप लोग छोटे थे, हम लोग जब छोटे थे, जब भी जो भी रोता है ना, वो सबसे पहले अम्मा का नाम ही चिल्लाता है, कभी पिताजी का, भाई बहन किसी का नाम नहीं चिल्लाता। इसके पीछे रीजन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो छोटा बच्चा होता है ना, जो बोल नहीं पाता, वो भी कुछ वर्ड्स को नहीं, कुछ अक्षरों को जो है वो प्रोनाउंस करता है। यानी जब उसको सुलाया जाता है, जब वो रोता है या जब पहले बोलता है ना, तो आ, माँ, ई, ऊ, यही बोलता है वो, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का बच्चा हो। तो इसी कारण से ये जो अक्षर होते हैं ना, इनको नेचुरली हम ले करके पैदा होते हैं। और जब इनमें से दो जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अ होता है और म होता है, और ये मतलब नेचुरली बॉर्न होते हैं हम इन अक्षरों के साथ। और इसीलिए आप एक चीज देखोगे कि तीन धर्मों में तीन चीजें बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। हिंदू में ओम बोलते हैं, इस्लाम में आमीन बोलते हैं, और क्रिश्चियनिटी में आमीन बोलते हैं। तो ये जो तीन अक्षर है ना, ये तीनों रिलीजन में अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस है इनकी। और इसी कारण से तीनों रिलीजन में भी अम्मा, अम्मी, माँ, मॉम या मदर बोलते हैं। तो ये आपको एक सिमिलरिटी मिलेगी, क्योंकि ये जो तीन अक्षर होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को वाइब्रेट करते हैं। और इसीलिए जब भी आप इसको बोलते हो, आपके दिमाग में जो भी परेशानियां होती हैं, या जब भी आप पेन में होते हो, जब भी आप इसको बोलोगे ना, तो आप शांत हो जाओगे। इसलिए बच्चे रोते हैं तो अम्मी या अम्मा चिल्लाते हैं। और साउथ इंडिया की कुछ जगहों पे एक परंपरा है, वहां के बच्चों को चिकोटी काट काट के रुलाया जाता है। जब वो चिल्लाते हैं ना ये तीन शब्द, तो उनका नर्वस सिस्टम जो पंप अप होता है। तो ये इसके पीछे विज्ञान है, क्योंकि हम लोग कभी सोचे नहीं होंगे या सोचते नहीं है कि माँ या अम्मा या अम्मी शब्द क्यों बोला जाता है, या ओम, आमीन और आमीन शब्द क्यों बोला जाता है। तो ये इसके पीछे का रीजन है। एनीवेज, आज हम लोग दूसरे लेक्चर पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। द नेम ऑफ द केस इज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कुछ चीजों को आप देखिएगा, क्योंकि बेसिकली द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जजमेंट इज द इंटरप्रिटेशन और द वे थ्रू विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इंटरप्रेटेड। कल हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी क्या बोलते हैं, बी.आर. कपूर के केस में। आज हम लोग कुछ और केस देखेंगे, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कुछ और फैक्ट्स देखेंगे विच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों को याद होगा कि एक बार राहुल गांधी जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और वो बाहर गए हुए थे, तो एक ऑर्डिनेंस की कॉपी मीडिया के सामने फाड़ी थी। एक्चुअल में वो ऑर्डिनेंस क्या था और ये केस का उससे क्या रिलेशन है, हम लोग इसको भी देखेंगे। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कि वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन criteria of classification, qualification and disqualification have been prescribed for those who are going to contest election and for those who are already the member of a particular house. तो दो चीजें होती हैं, इसको जरा ध्यान से समझना। एक, जो लड़ने जा रहा है इलेक्शन, दूसरा जो लड़के जीत चुका है और वो मेंबर है। जो लड़ने जा रहा है उसके लिए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं, या सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन है। जो मेंबर है वो उस क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को क्वालिफाई करके और डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में ना आकर के सिलेक्ट हुआ है, यानी वो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड है और डिस्क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज द सिटिंग मेंबर। And another person is he is contesting election, he is qualified to contest election, he is
qualified according to the eligibility which is prescribed in the constitution, and he is not disqualified according to the provisions prescribed in the constitution, and then he is going to contest election, और contest करके वो जीतेगा तो सदन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी. बेसिकली yesterday we discussed two articles of the Indian Constitution, Article 173 and 191, which basically deals with the qualification and disqualification of the members in the state legislative assembly. The corresponding provision in the case of MPs is Article 102, which talks about disqualification, and Article 102, which talks about disqualification, and the corresponding article in the case of state legislative assembly is Article 191. So disqualification mein yesterday we have discussed Article 191. So I am not going to repeat it again. Here today, what we are going to do, we are going to read another article which is related with disqualification of the members in the parliament, or who are going to contest the election for either house of the parliament. So you just open Article 102 and we just quickly read it so that we could understand that from where the problem is going to be started and how basically we should interpret the constitution. तो इसको जब आप पढ़ते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज देखना, हर एक शब्द का अपना मतलब है. सो बी वेरी केयरफुल बिकॉज द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट 102 सेज, disqualifications for membership. Subclause 1, a person shall be disqualified for being chosen and for being a member. तो पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आप याद रखिएगा कि whatever criteria of disqualification is going to be mentioned here, that criteria of disqualification is applicable on both types of persons. किसके ऊपर? Those who are going to be chosen, means those who are going to contest election. और दूसरा, and for being a member, who are already the member of the house. तो इसका एक मतलब और हुआ, अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे. ऑलरेडी मेंबर ऑफ द हाउस का मतलब है कि जब वो लड़ा था तो किसी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं था, पर उसके बाद वो जीत करके आ गया. लेकिन यहाँ पे फॉर बीइंग अ मेंबर का मतलब ये भी हुआ कि जब जीत के आया, then in that circumstances obviously he was perfectly well within the criteria of qualification. But it is clear from the interpretation of this clause that subsequently on the basis of any ground, if the disqualification arises, then in that circumstances he cannot continue because he is disqualified. इसीलिए इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा. एंड फॉर बीइंग अ मेंबर का मतलब वो बन के जीत चुका है लेकिन आगे कुछ ऐसा किया कि वो डिस्क्वालिफाइड हो सकता है. वो कौन से क्राइटेरियाज है? ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state other than an office declared by parliament by law, not to disqualify its holder. तो कल हम लोगों ने इसको देखा था, मैंने आपको बताया भी था थोड़ा बहुत about the office of the profit, and because the same thing is applicable in the case of Article 191. So at both the places the meaning of office of profit is same. दूसरा इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि स्टेट्स को डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई भी लॉ बनाने का राइट नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो इफ एनी लेजिस्लेशन इज गोइंग टू बी मेड or any amendment is going to be made, then in both the circumstances specifically related with the qualification and disqualification of the member of parliament and member of the state legislative assembly, only parliament is allowed and not the state legislature. तो इसको कल हम लोगों ने देखा भी था, ये साफ साफ 191 में लिखा हुआ है. दूसरा ये क्या कह रहा है? if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये कह रहा है if he is an undischarged insolvent, ये भी हम लोगों ने कल देख लिया था. The last point is, the second last is, if he is not a citizen of India,
इसको भी हम लोगों ने कल देखा था, सेम है, एंड और हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट और इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस और एडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट। एक बार में एक देश की नागरिकता चलती है, कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शन है, बट नॉर्मली डुअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड इन इंडिया इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ये दोनों कंडीशन में कल हम लोगों ने देखा था, और इसी को ध्यान में रखते हुए कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ a legislation has been enacted by parliament which is known as the representation of people's act, and the representation of people's act section 8 specifically deals with क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो 102 में 1E है या 191 में 1E है, ये दोनों ये कह रहे हैं कि थ्रू अ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन अ न्यू क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी क्रिएटेड। तो ये जो है, जो नया इसमें लेजिस्लेशन आया, जो सबसे इफेक्टिव है, जो क्रिएटेड है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जब आप देखते हो तो इसमें देखना आपके केस मैट में भी दिया हुआ है, पैरा नंबर 7 पे, सॉरी पैरा नंबर 3 पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जब आप देखोगे क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपको दो चीजें दिखेंगी। पहला आपका सेक्शन 7 है जो डेफिनेशन क्लॉज से डील करता है, उसके बाद सेक्शन 8 है जो बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। प्रोविजन हमने पढ़ लिया पार्लियामेंट का, विच इज बेसिकली गोइंग टू डील विद द क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज फॉर द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इस केस में लिली थॉमस से, हो सकता है आप में से कुछ लोग मिले भी हो, बिकॉज आई थिंक शी इज नो मोर, बट शी वाज अ वेरी ओल्ड लेडी, बट शी वाज एक्सट्रीमली एक्टिव एंड शी हैज फाइल्ड सेवरल petitions, several PILs in the interest of the जनरल पब्लिक। इसमें जो मिसेस लिली थॉमस ने जो पिटिशन फाइल करी है, उसमें उन्होंने ग्राउंड उठाया है, और बेसिकली दो पिटिशन फाइल की गई हैं और दोनों को क्लब किया गया है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लिली थॉमस के केस में उनके पिटिशन में मेन कंटेंशन क्या है। मेन कंटेंशन इस केस में ये, उसके बाद हम लॉ पे आएंगे। मेन कंटेंशन इस केस में ये है कि थ्रू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट a criteria of disqualification has been created, और क्राइटेरिया वो क्या था, that has been mentioned under section 8 of the representation of people act, and that is divided into subclause 1, subclause 2, subclause 3 and subclause 4। मतलब 8 subclause 1, 8 subclause 2, 8 subclause 3 and 8 subclause 4। इसमें क्या है, 8, 1, 2, 3 जो है, इसमें अलग अलग, मतलब 8, 1, 2 जो है उसमें they have basically prescribed different kind of offenses। 8.3 क्या कहता है, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी। 8.3 ये कहता है, जिसमें जयललिता डिबार हुई थी, इफ एनी पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर 2 or more than 2 years, then in that circumstances he shall not be allowed to contest election। ठीक है ना, वो कंटेस्ट करने के लिए अलाउड नहीं होगा। लेकिन इसका जो सबक्लॉज 4 है, या अगर वो मंत्री बन गया, या जैसे कल हम लोगों ने जयललिता के केस में देखा था कि by using 164 subclause 4 she was appointed as the chief minister even in that circumstances when she is not the member of the legislative assembly of Tamil Nadu, but then too she has been appointed by using the provision of article 164 subclause 4। But in the case of B.R. Kapoor, the Supreme Court has clearly decided that she cannot continue as a chief minister because she cannot contest। वो कंटेस्ट नहीं कर सकती तो कंटिन्यू भी नहीं कर सकती। और कंटेस्ट क्यों नहीं कर सकती हैं? कंटेस्ट इसलिए नहीं कर सकती है बिकॉज शी वाज ऑलरेडी कन्विक्टेड फॉर मोर देन 2 years। तो जयललिता के केस में एक इशू है। इशू क्या है? जब वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, इसको ध्यान से समझना क्योंकि यही इसमें एक मेन फैक्ट है। जब वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी हैज ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड एंड शी हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल, राइट? She has filed her nomination,
nomination has been rejected, but then too she has been appointed as the chief minister under Article 164 subclause 4, where the Supreme Court has held in the case of B.R. Kapoor that she cannot continue, because once she has been convicted, it means that she cannot contest election, and if a person cannot contest election, the same person cannot continue as a minister or as a chief minister अंडर आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 ऑल्सो. यानी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का जो भी क्राइटेरिया होगा वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने वालों पे नहीं, जो जीत के सदन में आ चुके हैं उनके ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल होगा. लेकिन इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में एक सब क्लॉज 4 इन्होंने ऐड कर दिया. और सब क्लॉज 4 इन्होंने क्यों ऐड किया? बिकॉज ऑब्वियसली दोज हु आर इन द पावर दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट सम विंडोज क्यों क्रिएट की जाती है किसी भी लेजिस्लेशन में? टू गिव बेनिफिट टू सर्टेन सेट ऑफ पीपुल और टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस लैकुना ऑफ द लॉ. तो ये एडवांटेज जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 में है, इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि सपोज करो अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर 2 or more than 2 years, 2 या 2 से अधिक साल की उसको सजा हो गई उस किसी भी ऑफेंस में विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट. तो वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता. लेकिन जयललिता के केस में हमने क्या देखा कि शी हैज बीन कन्विक्टेड, the matter is sub judice before the appellate court, but then too the Supreme Court has held that now the presumption of her innocence has come to an end. एक एंड पे आ चुकी है, तो वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शी कैन नॉट बी कंसीडर्ड और शी कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड एज इनोसेंट बिकॉज शी हैज ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड. तो वो जो है आगे लड़ने के लिए मतलब कंटिन्यू करने के लिए एज ए चीफ मिनिस्टर अलाउड नहीं होंगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 191 शी हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्वालिफाइड. लेकिन 8 सब क्लॉज 4 में इन्होंने क्या किया? दे हैव क्रिएटेड अ डिस्टिंक्शन इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया? डिस्टिंक्शन इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया कि इन्होंने 2 कैटेगरी में लोगों को बांट दिया. पहली कैटेगरी वो दोज हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस बट दोज हु आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी अभी मेंबर नहीं है पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिसमें कि जयललिता आती हैं. दूसरा इसमें इन्होंने क्या किया कि जब लड़े तो कन्विक्टेड नहीं थे, जब जीत करके हाउस में बैठ गए तो उनका कन्विक्शन हो गया. जब उनका कन्विक्शन हो गया मींस एट द टाइम ऑफ द कन्विक्शन दे आर ऑलरेडी द मेंबर ऑफ द हाउस. तो जब अब अगर आप ये डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया उनके ऊपर मान लो लगाते हो तो इसका मतलब है कि दे विल हैव टू पुट देयर रेजिग्नेशन, दे विल हैव टू टेंडर देयर रेजिग्नेशन. लेकिन आपको पता है कि सत्ता में एक बार आने के बाद कोई जाना नहीं चाहता. एक बार जो एमपी एमएलए बन जाता है वो सोचता है कि बस अब हम ही रहे. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सब क्लॉज 8 सब क्लॉज 4 में एक इन्होंने डिस्टिंक्शन क्रिएट किया. डिस्टिंक्शन क्या क्रिएट कर दिया? डिस्टिंक्शन ये क्रिएट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, लेकिन अगर वो जीत गया, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अगर वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है और उसका कन्विक्शन है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता. और अगर मान लीजिए उसने अपील फाइल कर दी है एंड द अपील इज सब जुडिस, then too he cannot contest election as happened in the case of J. Jayalalitha because her appeal was pending before the High Court, and there the Supreme Court has clearly mentioned that there was the suspension of the execution of sentence and not the suspension of sentence. So even when the matter is pending before the High Court, she is a convicted lady. लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्टिंक्शन ये क्रिएट कर दिया कि जो ऐसा व्यक्ति है हु इज ऑलरेडी द मेंबर ऑफ द हाउस, लेकिन जब वो सदस्य इलेक्शन लड़ा तब उसका कहीं कन्विक्शन नहीं था, जब जीत के आ गया तो उसका कन्विक्शन हो गया, तो उसकी सदस्यता इमीडिएटली समाप्त नहीं होगी. इसका मतलब इमीडिएटली इवन आफ्टर द डिस्क्वालिफिकेशन हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज नॉट गोइंग टू कम एन एंड. तो उसमें इन्होंने क्या किया? 8 सब क्लॉज 4 में इनको एक लिबर्टी दे दी, और लिबर्टी दे दी कि अगर 3 महीने के अंदर विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 months इफ द कन्विक्टेड मेंबर ऑफ हाउस हैज फाइल्ड एन अपील बिफोर द एपेलेट कोर्ट, then unless and until the appeal is going to be disposed out finally, he will continue as the member of the house. तो इसका मतलब आपका कन्विक्शन हुआ, पहले 3 महीने आराम से बैठो तो आप अपील में चले जाओ.
अपील में जाने के बाद आपको पता है यहाँ पे हाउ द कोर्ट्स वर्क्स। सो बेसिकली जब तक वो फाइनली डिसाइड होगा तब तक एक क्या आप 2-3 इलेक्शन पार कर दोगे, या कम से कम एक हाउस का तो पूरा 5 साल आप पार कर ही दोगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे द मेन कंटेंशन ऑफ मिस लिली थॉमस इज दिस पर्टिकुलर क्लॉज इज डिस्क्रिमिनेटरी, एंड नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेटरी बट इट इज ऑल्सो अल्ट्रा वायरस। अब ये दोनों चीजें दो होती हैं, एक होता है अल्ट्रा वायरस का मतलब कि आपको इस पे लॉ बनाने का कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, दैट इज ऑल अबाउट द लीगल कॉम्पिटेंस ऑफ द पर्सन or of the legislature who is going to legislate. And the second important thing is कि even if it is there is a legislative competence, then too it is in the violation of any particular article which is mentioned in the form of fundamental right in the Constitution of India. तो इनका दो कंटेंशन क्या है मिस लिली थॉमस का इनके पिटिशन में? पहला कंटेंशन ये है that the parliament which has enacted this representation of People's Act, whatever they have mentioned under under section 8 subclause 4, that was ultra virus, वो ultra virus है क्योंकि उनका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऐसे किसी क्लॉज को बनाने का है ही नहीं है। दूसरा इनका कंटेंशन क्या है? दूसरा इनका कंटेंशन ये है कि अगर ये वैलिड भी है तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये इलेक्शन लड़ने जाने वाले का और इलेक्शन जीत जाने वाले व्यक्ति के क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन या फ्रॉम द डेट ऑफ इनएलिजिबिलिटी में ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। और डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन ऐसे कर रहा है कि जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसको कह रहा है कि तुम नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम्हारा कन्विक्शन हो गया, लेकिन जो इलेक्शन लड़के जीत चुका है उसको कह रहा है कि तुम अपील कर दो, अपील जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाएगी तब तक यू विल कंटिन्यू एज द मेंबर ऑफ द house. So now these are the two main prayers of Lily Thomas in her petition, that this is ultra virus and this is also unconstitutional because this is discriminatory in nature. अब इसका मतलब ये हुआ, अब हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना है कि ये अल्ट्रा वायरस है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है कि दोनों है, कि दोनों में से एक है, एक्चुअल में क्या है। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या ये दोनों दो सेपरेट क्लास हैं क्या, दोज हु आर गोइंग टू कंटेस्ट एंड दोज हु आर ऑलरेडी द मेंबर। एक आपका क्राइटेरिया ये बन सकता है कि मान लीजिए जो सिटिंग मेंबर है उसका कन्विक्शन हो गया और वो डिस्क्वालिफाइड हो गया और उसको अपने यहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ा, और अपील में जाकर के महीने भर बाद 2 साल बाद ये डिसाइड होता है कि नहीं, कोर्ट जो है, जो अपीलेट कोर्ट है, उसने पाया कि ये गिल्टी नहीं था। जब उसने पाया कि वो गिल्टी ही नहीं था तो आपने जिस पोजीशन से उसका रेजिग्नेशन कराया एक्चुअल में वो उसके लिए एलिजिबल था, बिकॉज यू ऑल आर अवेयर दैट वंस द कोर्ट इज गोइंग टू डिक्लेयर दैट दिस पर्सन इज नॉट गिल्टी, तो उसकी जो इनोसेंस होती है वो रेट्रोस्पेक्टिवली वहां से रिस्टोर होती है जहां से उसको एक्यूज्ड बनाया गया था। आपको ये चीज पता होगी, यानी उसके आपको जब क्रिमिनल लाइबिलिटी जब आपकी एब्सॉल्व होती है तो वहां से होती है जिस दिन आपके ऊपर क्रिमिनलिटी इम्पोज की गई थी। तो यहाँ पे सवाल यह है कि वो लड़के जीत करके आया था, उसका कन्विक्शन हुआ, अपीलेट कोर्ट ने उसको अगर 2 साल 3 साल में डिक्लेयर कर दिया कि वो गिल्टी नहीं था, तो वो सीट तो गई ही गई किसी और को, इलेक्शन के एक्सपेंसेस हुए, और उसके बाद 3 साल बाद आप कह रहे हो कि नहीं तुम तो निर्दोष थे, तो एक्चुअल में तो तुम्हें तो आप रेस्टोरेशन कैसे करोगे? आपको पता है जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चलती है आजकल रेस्टोरेटिव जस्टिस की। तो रेस्टोरेटिव जस्टिस क्या होता है? रेस्टोरेटिव जस्टिस एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो एक ऐसी चीज है जिसकी सिर्फ बात हो सकती है, एक्चुअल में रेस्टोरेशन होना संभव नहीं होता, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कीमत आपके टाइम की। आप उस टाइम को, उस समय को, उस मनस्थिति को जो आपकी लाइफ का पार्ट थी उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते। Partial restoration is definitely possible. Absolute restoration is not possible, and especially in the case of grave offenses or any other kind of offenses where the victim has undergone through a severe kind of trauma. Definitely the restoration of justice is not possible. चोरी वगैरह में चलो हो गया कि आपने मान लिया या उसको, खैर दैट्स अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट कि वो तो ऑलरेडी रेस्टोरेशन हो ही जाता है जब आपका सामान आपको मिल जाता है। लेकिन जहां पे आपको फिजिकल कोई
प्रॉब्लम होती है या आपको कोई ट्रॉमा होता है, वहां पे कैसे रेस्टोरेशन होगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो दिस इज समथिंग which is directly related with the dignity of a person who has contested election, who has won election, but who was forced to give his resignation because he was convicted. So can we say that they both are two different classes? तो यहाँ पे एक मिनट मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूं. तो यहाँ पे दो डिफरेंट क्लास या क्या क्रिएट किए क्या, और अगर हम मानते हैं कि ये दो डिफरेंट क्लास हैं, then basically this classification is valid according to Article 14, which talks about reasonable classification or the classification which is based upon intelligible differentia. तो विनिंग कैंडिडेट क्या वाकई में कंटेस्टिंग कैंडिडेट से डिफरेंटली प्लेस है, और अगर वो डिफरेंटली प्लेस है तो क्या उसको क्लीन पॉलिटिक्स के नाम पे वाकई में डिफरेंटली ट्रीट किया जा सकता है? दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है, इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, मैंने क्यों बोला कि सेकंड क्वेश्चन है. मैंने इसलिए बोला कि ये सेकंड क्वेश्चन है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या लेजिस्लेशन में इस तरीके का कोई एक्सेप्शन एक्चुअल में क्रिएट किया जा सकता है क्या, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कह रहा है कि ही कैन नॉट फॉर बीइंग चूजन एंड फॉर बीइंग अ मेंबर. मेरी बात समझ में आई? तो अगर ये अल्ट्रा वायरस है वाकई में, तो सेकंड ग्राउंड को डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 इट इज जस्टिशिएबल और नॉट. वंस इट इज अल्ट्रा वायरस इट मींस इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. बट द सेकंड ग्राउंड इज कि अगर ये अल्ट्रा वायरस नहीं है तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है. तब हम ये देखेंगे कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को एक्सरसाइज करके ये जो लेजिस्लेशन बनाया गया है ये एक्चुअल में आर्टिकल 14 को क्या वायलेट करता है. इसमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी. जब हम लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस कहाँ दिया हुआ है, और जहां पे दिया हुआ है वहां पे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजनल लिखा हुआ है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें एक्चुअल में क्या रिलेशनशिप है. तो इसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि अल्ट्रा वायरस है कि नहीं है. तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा. मैंने आपको बताया, इसको देखते हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, आप देखो कि इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं. तो पहली चीज क्या है, जो 102 है या जो आपका 191 है, दे आर द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. और दोनों एक चीज क्या कहते हैं, बीइंग चूजन एंड फॉर बीइंग अ मेंबर. दोनों में ये चीज लिखी गई है कि बीइंग चूजन और फॉर बीइंग अ मेंबर, यानी दोनों ही स्थितियों में वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. कब डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा? व्हेन अकॉर्डिंग टू सब क्लॉज ई अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज डिस्क्वालिफाइड. अब इसमें ये हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है. अब जरा आप आ जाओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट पे, और हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट क्या कहता है. आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मदर लॉ. ये मैंने आपको बताया हुआ है, और आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं आपको पता भी है कि दिस इज अ सुप्रीमा लेक्स. तो ये मदर लेजिस्लेशन है एक तरीके से. और मदर लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी नीचे लेजिस्लेशन या एक्ट्स बनेंगे दे कैन नॉट बी इन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो जब आप ये पढ़ते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, तो पहले इसके सेक्शन 7 पे आओ. सेक्शन 7 क्या कहता है, आप लोग अपना केस मैट में देखते रहना. ये बात करता है, आपका पैरा नंबर 3 में दिया हुआ है, ये इन सेक्शन 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट इज बेसिकली रिलेटेड विद डेफिनेशन क्लॉज. अब डेफिनेशन में आप देखना कि इसको कैसे पढ़ते हैं. 7A में क्या कह रहे हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन रिलेशन टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग चूजन एज और फॉर बीइंग अ मेंबर. 2 और 191 की स्टार्टिंग लाइन में है. दोनों ही चीजें, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन रिलेशन टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग चूजन एज or for being a member of either house of parliament or the central government, and in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of a legislative assembly or legislative council of a state the state government. ठीक है ना. एक ये. दूसरा कह रहे हैं कि disqualified means disqualified for being chosen
एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर। अगेन दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग कि डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दोनों के ऊपर लगेगा, जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसके ऊपर भी, जो मेंबर है उसके ऊपर भी, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एज द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये इन्होंने बताया कि इसका मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए there is no difference between section 7 of the Representation of People's Act and article 102 and 191 of the Indian Constitution, because they both are saying the same thing, either for being chosen and for being a member। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर डिफरेंस कहाँ पे आया? सेक्शन 8 पे आप आ जाओ। सेक्शन 8 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। अब आप इसका देखो, जो इसका सब क्लॉज 1 है वो क्या करता है, वो ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब कर रहा है। जैसे ए में देखो 153 ए है आपका, फिर बी में देखोगे द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, सी में देखोगे आप तो आपका आता है कस्टम्स एक्ट आता है, डी में देखोगे आप तो आपका कोई और एक्ट आता है, फेरा आता है आपका, नार्कोटिक ड्रग्स आता है, अलग अलग तरीके के लेजिस्लेशंस आते हैं जिसमें कि कहा गया है कि इनमें आपका कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके सब क्लॉज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आता है, फिर इसका सब क्लॉज 2 आ जाता है, फिर ये कहता है पर्सन कन्विक्टेड फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग। मतलब ये बेसिकली आपका ये होर्डिंग होर्डर्स जो होते हैं वो उनके लिए है जिनको 6 मंथ्स की सजा हो गई है, वो नहीं लड़ सकते हैं। ये हो गया। तीसरा जो इसका क्लॉज आता है वो जिसमें जयललिता डिस्क्वालिफाइड हुई थी वो है, ये कहता है पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस and sentenced to imprisonment for not less than 2 years other than any offense referred to in subsection 1 or 2 shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release। तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जो भी कन्विक्टेड होगा। लेकिन अब इसमें 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसका पैरा नंबर 4। पैरा नंबर 4 मतलब सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 क्या कहता है? सब क्लॉज 4 अगर आप देखोगे तो ये एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से शुरू होता है, क्योंकि 8 में जब आप देख रहे हो ये ऑफेंसेस को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ऑफेंसेस को प्रिस्क्राइब करने में अभी तक इन्होंने सब क्लॉज 3 तक कहीं भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कि जो कंटेस्ट करेगा उसके ऊपर लगेगा, जो जीत चुका है उसके ऊपर लगेगा, कि दोनों के ऊपर लगेगा या एक के ऊपर लगेगा, एक के ऊपर नहीं लगेगा। इट्स नॉट क्लियर। बट इन सब क्लॉज 4 दे आर स्टार्टिंग सब क्लॉज 4 विद अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज। ये जो नॉट विद स्टैंडिंग है ना, इसी को नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज बोलते हैं। और नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज का मतलब होता है हिंदी में इसके बावजूद भी। इसके बावजूद भी का मतलब ये होता है कि ऊपर जो लिखा है इसके बावजूद भी यहाँ जो लिखा है उसको वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे कि ये मेंशन्ड है। तो इसका मतलब है कि अगर नीचे वाला ऊपर वाले से इनकंसिस्टेंट भी है तो भी अगर वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से शुरू हो रहा है तो उसको इनकंसिस्टेंट होने पे भी वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे कि वो लिखा गया है। तो सब क्लॉज 4 कैसे शुरू हो रहा है? नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, 2 और 3 a disqualification under either subsection shall not। अब देखिए इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया, shall not in the case of a person who on the date of the conviction is a member of parliament or the legislature of the state। मतलब जब उसका कन्विक्शन हुआ तो वो ऑलरेडी मेंबर है, या तो जो है स्टेट लेजिस्लेचर का है या पार्लियामेंट का है। टेक इफेक्ट, वो तब तक प्रभावी नहीं होगा क्या? कन्विक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन, until 3 months have elapsed from that day। मतलब 3 महीने तक का समय दिया जाएगा उसको अपील करने के लिए। अगर 3 महीने के अंदर वो अपील नहीं करता तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू करने के लिए भी परमानेंट हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर वो 3 महीने में अपील करता है? फ्रॉम अ डेट और इफ विद इन दैट पीरियड एन अपील और एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज ब्रॉट in respect of the conviction or the sentence until the appeal or application is disposed of by the court। अगर वो अपील में चला गया है तो जब तक वो अपील है कि क्या 248
या 246 1897 लिस्ट 1 का यूज हो सकता है क्या? तो आप याद रखना, रेजिडरी पावर और 246 तभी यूज होता है जब कोई सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है और उस पे लॉ बनना चाहिए या पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि इस पे लॉ बनाना चाहिए, then only they will exercise their residuary power. You can take the example of GST. GST is not mentioned anywhere in the entire constitution. So the residuary power is definitely vested with the parliament, and that's why they have exercised their power and GST came into the existence. But remember, where there is absolute clarity in the constitution about about a particular provision, then in that circumstances obviously there is no need to exercise residuary power or article 246 read with 1997 of schedule 1. तो यहाँ शेड्यूल 7, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि 102 और 191 साफ साफ बात कर रहा है that there is no difference between elected and not elected member. दोनों में सिमिलरिटी है. तो जब वहां पे लॉ क्लियर है तो फिर रेजिडरी पावर को एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत क्या है? Because there is no confusion and the provision is already related and that is already given in the constitution related with disqualification under article 101. तो यहाँ पे 191 and 102, that is already given there. So when it is already given there, there is no need to exercise your residuary power. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब लॉ क्लियर है तो आप रेजिडरी पावर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? और अगर आप रेजिडरी पावर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और फिर भी आप लेजिस्लेशन बना रहे हो जबकि लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम क्लियर है, तो इसका मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड करके या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को सुपरसीड करके किसी लेजिस्लेशन में कोई भी ऐसी स्पेशल पावर या स्पेशल क्लॉज डालने का राइट है ही नहीं है जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट हो. और इनकंसिस्टेंसी क्या है? इनकंसिस्टेंसी ये है कि इन द केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन Constitution does not discriminate between elected and non-elected member, but through a parliamentary legislation you are discriminating between elected and non-elected. And because Constitution is the suprema lex and the law is very much clear, ideally you cannot do it. और आप नहीं कर सकते फिर भी आपने किया है. सो दिस पर्टिकुलर क्लॉज इज अल्ट्रा वायरस. ये अल्ट्रा वायरस है. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जब ये अल्ट्रा वायरस है और अल्ट्रा वायरस होने के कारण जब आपका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है, देन वी आर गोइंग टू डिक्लेयर दैट दिस क्लॉज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और जब क्लॉज ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसमें सेकंड इशू को डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है कि वेदर दिस इज इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 14 और नॉट. तो चूंकि पहला ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो हमें अब इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं कि 14 को ये वायलेट करता है कि 14 को वायलेट नहीं करता. सो ऑब्वियसली दे हैव नॉट डिसाइडेड द सेकंड पॉइंट and that was a very valid argument, very valid decision which has been taken or which has been given by the Supreme Court in this case. But one more issue in this case was raised and the issue is कि ये जो Supreme Court का interpretation है ये क्या उन sitting members के ऊपर भी लगेगा जो कि पार्लियामेंट में अभी बैठे हुए हैं पर कन्विक्टेड हैं लेकिन उनकी अपील पेंडिंग है. इसी को जो है इसी जजमेंट को ओवररूल करने के लिए मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आना चाहती थी जिसको कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा था. तो बेसिकली दिस वाज दैट लेजिस्लेशन. सो इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज अल्टीमेटली सेड कि आपका जो ये हमारा जजमेंट है इसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर रहे हैं. आज इस जजमेंट के बाद जिनका कन्विक्शन होगा वो इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी जिनकी पेंडिंग है अपील उस पे हम अभी कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं. वो सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द अपील होगा. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स once a person is going to be convicted, immediately he will be disqualified not only from contesting the election but also for continuing as the member of the house. So this was the judgment of the Levy-Thomas and I think it is a very crisp and clear judgment. There is no scope of any confusion and there is no scope of interpreting the things in some other way also. So that is all on my part. If any of you want to ask any question, then you may ask. कोई सवाल है आप लोगों का?
मिर्जा गुलजार, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन ना? मैम अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैम इंडिया में लगभग जितने एमपीज या एमएलए है मैम, उनपे तो कितने सारे केसेस है मैम, कई में कन्विक्शन भी है, लेकिन फिर भी मैम वो इलेक्शन नहीं नहीं, लड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उनका जो केसेस होंगे ना, या तो ट्रायल चल रहे हैं, उनका कन्विक्शन नहीं, क्योंकि इसको तो आप कर ही नहीं सकते इसको। इसीलिए तो जयललिता गई थी ना। तो अब ये क्लियर है कि अगर 2 साल से ज्यादा का कन्विक्शन होता है उस किसी भी ऑफेंस में, जो सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में, ये याद रखना ऑफेंस स्पेसिफिक है, वो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे। मैंने पढ़ा नहीं बिकॉज इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, बट यू कैन गो एंड रीड, उसमें बड़े स्पेसिफिक ऑफेंसेस दिए हैं। उनमें से किसी में भी अगर कन्विक्शन हो गया, देन यू कैन नॉट कंटिन्यू एंड यू कैन नॉट कंटेस्ट ऑल्सो, देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके मैम। ठीक है, हाँ। एनी अदर क्वेश्चन, सॉरी, एनी अदर क्वेश्चन? यस मैम। मैम जैसे आपने अभी बताया कि आर्टिकल 248 एंड 246 वो केवल तभी एप्लीकेबल होंगे जब सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। यस मैम। तो उसके बाद जो ये अल्ट्रावायलेट का मतलब ये है कि हमारी कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट नहीं हुई। तो कॉम्पिटेंट नहीं हुई कोर्ट तो नहीं, पार्लियामेंट नहीं कॉम्पिटेंट है। मैम यस मैम, पार्लियामेंट हाँ। पर कॉम्पिटेंट नहीं हुई इस लोगो बनाने में। लेकिन मैम पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट और एनी काइंड ऑफ रूल जो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं नहीं लिखा नहीं हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक चीज याद रखना, हमेशा हमारे यहाँ पे ना पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। मैम वो तो इसको ठीक है, ध्यान से, हाँ। जैसे मैम जो केस सुनंदा भारती केस था, उसमें Parliament can ये make any जजमेंट। law, but they cannot यस मैम। violate any, they cannot make anything which is in the violation of the provision of the constitution, na, including part 3 of the Indian constitution. यस मैम, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन तो मैम ये तो उन्होंने डिस्कस किया ही नहीं कि भाई ये वॉयलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं तो जस्ट ये बोल आप दिया कि जो 103 को अमेंड, 102 को अमेंड कर दो ना। अगर आपने 102 को अमेंड किया होता और उसमें आपने बोला होता कि ये जो है इलेक्टेड पे तो नहीं लगेगा लेकिन नॉन इलेक्टेड पे लगेगा, तो भी हो सकता था। पर अभी तो जो है हम उसी के रिगार्डिंग में पढ़ेंगे ना। और अभी क्या कहता है जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 102 और 191 में, कि नाइदर यू कैन कंटेस्ट नॉर यू कैन कंटिन्यू। ओके। यू तो गॉट द मैं आंसर? कॉम्पिटेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ ये। मतलब हम मतलब अब हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि पार्लियामेंट हमारी कॉम्पिटेंट इसलिए नहीं है क्योंकि 102 इसको अलाउ नहीं करता। एग्जैक्टली, वेरी राइट। कॉम्पिटेंट इसलिए ओके। नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको इसको करना है ना, तो आप इसको 102 से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यस मैम। पीपुल एक्ट से नहीं कर सकते। यस मैम। 368 का यूज 102 करके को चेंज करें। 102 को अमेंड करना पड़ेगा। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स? चलो फिर कल हम लोग मिलेंगे विद नेक्स्ट केस, एंड दैट केस इज अगेन वेरी, मतलब ये केसेस, आपका जो केस मटेरियल का तरीका है ना, इट्स वेरी इफेक्टिव। इससे आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आता है। तो टुमारो वी विल टेक अप अनदर केस इन री स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2002। अगर टाइम मिलेगा तो एक केस और शुरू करेंगे। लेट्स सी हाउ मच वी विल बी एबल टू डू। ठीक है। राजा रामपाल का हो नहीं पाएगा वैसे, क्योंकि राजा रामपाल का जजमेंट बहुत लेंदी है। आगे कोशिश हम लोग करेंगे कि इंपॉर्टेंट जजमेंट निपटा दें, तो उसके बाद एक दिन में एक से ज्यादा केसेस लेंगे। चलो भाई, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू मैडम। मैम।